नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम डिफरेंट ऑपरेशनल पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पैरामीटर्स बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी यूज़ करना चाहते हैं तो डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशंस, कौन सी हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी यूज़ करनी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल के तहत आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ये सीरीज़ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर नंबर 3 में जो सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू चल रही है। तो अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। जैसे कि मैंने बताया, हम आज के लेक्चर्स में डिफरेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा ओपन लूप गेन। दोस्तों, अब हमें गेन तो पता ही है क्या होता है। जनरल सेंस में गेन ये होता है जो आउटपुट वर्सेस अगर हम इनपुट का रेशियो ले लेते हैं तो हमारा गेन हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमारा आउटपुट तो हम V0 कह सकते हैं, लेकिन इनपुट की बात करें तो हम इनपुट क्या देते हैं V1 माइनस V2, जिसे हम VD भी कह सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज। तो एक्चुअली गेन of the operational amplifier is represented by the AD equal to V0 upon VD, or we can say that V0 is equal to AD into VD। मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमें AD पैरामीटर से एम्पलीफिकेशन करके देता है। अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो दूसरा पैरामीटर है डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, जिसे RI के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस गेन क्या है? तो दोस्तों, ये कुछ नहीं है। हमें पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 इनपुट है, ठीक है। एक तो हो गया ये इन्वर्टिंग और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग। तो डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है? तो कोई भी एक टर्मिनल पे हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, बट दूसरा टर्मिनल हमें क्या करना होगा, ग्राउंडेड। मतलब अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस एट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमें क्या करना है, ग्राउंडेड करना है। मतलब इट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय आइदर एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल और एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल by connecting the other terminal with respect to ground। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस की, तो ये एज हाई एज होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मतलब BJT है, तो इसकी वैल्यू आपको फ्यू मेगा ओहम्स तक मिल जाएगी। और अगर आप यूजिंग FET यूज कर रहे हो, सॉरी 1000 ऑफ गीगावाट की, इसके लिए यूजिंग FET मतलब गीगा ओहम
1000 ऑफ गीगा ओम आपको यूजिंग FET इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हमारे 2 पैरामीटर्स, ओपन लूप गेन एंड द डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इनपुट कैपेसिटेंस। तो दोस्तों ये भी सेम इनपुट रेजिस्टेंस की तरह ही मेजर किया जा सकता है। इसका वैल्यू, इसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। द इनपुट कैपेसिटेंस CI इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेजर एट द आइदर इन्वर्टिंग टर्मिनल और आइदर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर बाय कीपिंग अदर टर्मिनल एज ए ग्राउंड। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इट शुड बी as small as possible। दोस्तों इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होना चाहिए, as high as possible। और अगर इनपुट कैपेसिटेंस की बात करें तो क्या होना चाहिए, as small as possible। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसे हम VIOS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडियली हमें पता है फॉर 0 इनपुट वोल्टेज हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे हम कुछ इनपुट दे ही नहीं रहे तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। लेकिन हमें पता है डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है, जो ये 2 इनपुट सिग्नल है इसका जो डिफरेंस है उसे यहाँ पे एम्पलीफाई करके हमें मिलता है। और जनरली अगर हम आइडियली भी बात करें तो दोनों टर्मिनल में थोड़ा सा भी तो वेरिएशन होता ही है, तो वो वेरिएशन की वजह से यहाँ पे डिफरेंस जनरेट होता है और वही डिफरेंस यहाँ पे आपको एम्पलीफाई करके 0 इनपुट वोल्टेज में भी मिल जाता है। तो ये जो 0 वोल्टेज इनपुट में आपको आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं मिल रहा है, उसको 0 करने के लिए यहाँ पे आप कंपनसेशन करते हो। तो वो जो कंपनसेशन करते हैं उसको आप इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIOS से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स मीन्स वी नो दैट कि practically it is not possible that output should be 0। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ पे टेम्परेचर्स, रेजिस्टेंस, ये सारे फैक्टर की वजह से यहाँ पे आपको कोई ना कोई तो डिफरेंस मिल ही जाता है। तो we have to apply the small difference voltage at the input of the operational amplifier to make the output as a 0, and this small voltage is known as the input offset voltage VIOS। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू जनरली किस पे डिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर पे हमें पता है कोई भी कंपोनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होती है। तो ज़्यादातर पैरामीटर की अगर बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थोड़े से तो रहते ही है। नेक्स्ट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। जिसे हम V00S और VOOS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस आउटपुट वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। मतलब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से जो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था उस आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। So due to the input offset there is an output voltage produced even when the signal at input is 0, and by the compensation network this output should be the nullified using this voltage।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इनपुट बायस करंट, जिसे हम IB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनपुट बायस वोल्टेज क्या होता है, तो जैसे कि हमें पता है, अगेन हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे 2 इनपुट देते हैं। सपोज हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो दे रहे हैं उसे हम IB1 कह रहे हैं, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं उसे IB2 कह रहे हैं। तो इनपुट बायस करंट क्या होता है, तो इनपुट बायस करंट IB इज द एवरेज ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब IB1 और IB2 का एवरेज अगर हम ले लें तो इसका एवरेज क्या होगा, IB इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 डिवाइड बाय 2। तो ये एवरेज करंट हमारा क्या होगा, इनपुट बायस करंट। आइडियली इनपुट बायस करंट क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लीज कमेंट, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आइडियली इनपुट बायस करंट क्या होना चाहिए। क्योंकि आइडियली हमें पता है इनपुट बायस हो, यहाँ पे हम 0 वोल्टेज देंगे तो, और यहाँ पे भी 0 वोल्टेज होगा, ठीक है। और 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो दोस्तों आइडियली इनपुट बायस करंट क्या होना चाहिए, 0। बट अगर हम प्रैक्टिकली की बात करें तो हमें पता है, हमें ऑलरेडी ऑफसेट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में हमने देख लिया, प्रैक्टिकली हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस इनपुट में भी मिलता है, और वही डिफरेंस की वजह से हमें आउटपुट में भी कुछ मिलता है। तो आइडियली तो 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऑप एम्प दे डू एग्जिस्ट सम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एज वेल एज द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, एंड ड्यू टू द फाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है हमारा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे होता है, जिससे हम इनपुट रेजिस्टेंस RI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यू टू द स्लाइट डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर्स in the input stage of the operational amplifier, 2 currents IB1 and the IB2 are not equal, and so the input bias current should be as low as possible। मतलब दोस्तों हमें पता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर किसका बना हुआ है, इधर FET और इधर ट्रांजिस्टर, दोनों की यहाँ पे हम एक तो इनपुट 1 यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं और इसको हम इनपुट 2 कह रहे हैं, तो आइडियली तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द नॉन आइडियली मतलब दोनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो आइडियली सेम नहीं होते, तो दोनों के बीच का जो इनपुट है वहां पे आपको थोड़ा सा ही मिसमैच मिल जाएगा, और वही मिसमैच की वजह से यहाँ पे आपको करंट मिल जाएगा IB1 एंड IB2, ठीक है दोस्तों। तो उसकी वजह से हमें इनपुट बायस करंट IB प्रैक्टिकली मिल जाता है। आइडियली तो क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इनपुट बायस करंट कैसा होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पे बिना इनपुट दिए भी आपको करंट मिल रहा है तो आउटपुट भी मिलेगा। तो ड्यू टू दैट आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज दोनों मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इनपुट बायस करंट किस पे डिपेंडेंट है, तो अगेन किस पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर दोस्तों। नेक्स्ट, इनपुट ऑफसेट करंट, जिसे हम IOS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, अगर हम इनपुट बायस करंट की बात करें तो क्या था, IB इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 डिवाइड बाय 2, और अगर हम इनपुट ऑफसेट करंट की बात करें IOS तो ये क्या होगा,
algebraic difference between the input current IB1 and the IB2, मतलब हमारे जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस VCC माइनस VEE, ये तो हो गया हमारा। अगर यहाँ पे हम ग्राउंड ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा V0, ये हमारा IB1 हम कह देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा IB2, और ये क्या हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस R। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनपुट ऑफसेट करंट क्या होगा, तो क्या द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द inverting terminal as well as the non-inverting terminal of operational amplifier is called as the input offset current. It can be denoted by IOS and mathematically उसका फॉर्मूला क्या होगा, IOS is equal to mod IB1 minus IB2, और यहाँ पे IB1 क्या है, the current flowing through the नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड IB2 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। आइडियली अगर बात करें तो IOS क्या होना चाहिए दोस्तों, अब इसका तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आइडियली हमें पता है कि यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए 0, तो इनपुट वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0, तो 0 माइनस 0, तो आइडियली आपका IOS क्या होना चाहिए 0, और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो क्या होना चाहिए एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो दोस्तों अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमें पता है कि इनपुट ऑफसेट करंट exists due to the unequal currents IB1 and IB2 flowing into the input terminal of the operational amplifier, and the value of the IB1 and IB2 are different from each other due to the transistor in the input stage of operational amplifier are not exactly same। जैसे कि पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंटरनल सर्किट में वो सेम नहीं होता, आइडियली सेम कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो मिसमैच होता है, और प्रैक्टिकली मिसमैच होता है तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको मिल ही जाएगा। तो वही थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली IB1 एंड IB2 करंट एग्जिट्स मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका करंट थोड़ा सा तो फ्लो होगा ही होगा। तो आइडियली 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो BJT अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अगर हम BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर, मतलब थोड़ा सा ही है। और अगर हम FET की बात करें तो आपको इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू पिको फेराडेज की रेंज में आपको इनपुट ऑफसेट करंट मिल जाएगा। अब आप समझ सकते हो अगर यहाँ पे आपको फ्यू नैनो करंट, इधर फ्यू नैनो करंट और इधर फ्यू पिको करंट की रेंज में ही इनपुट ऑफसेट करंट मिलेगा दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो वही डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, सो प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें इनपुट ऑफसेट करंट को रिड्यूस करना चाहिए एज पॉसिबल एज द लोएस्ट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, और ये किस पे डिपेंडेंट होगा इनपुट ऑफसेट करंट, तो अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट दोस्तों
कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसे हम CMRR के फॉर्म में भी जानते हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरे आगे के वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा। फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। मतलब CMRR is equal to the ratio of the differential gain to the common mode gain। अगर हम इसकी रिप्रेजेंट की बात करें तो CMRR जनरली रो से रिप्रेजेंट होता है और ये इन डेसिबल में हम मेज़र इसे करते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, जिसे हम PSRR भी कह सकते हैं। द चेंज इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIOS caused by the variation in the supply voltage is called the power supply rejection ratio. It is also called as the supply voltage rejection ratio, SVRR, means supply voltage rejection ratio। और इसे हम PSS भी कह सकते हैं, जो पावर सप्लाई सेंसिटिविटी कहलाता है। मतलब PSRR, SVRR और PSS तीनों एक जैसी टर्म है, आप कह सकते हो। अगर इसकी रेशियो की मैथमेटिकली बात करें तो PSRR इज इक्वल टू चेंज इन operational input offset voltage upon change in power supply voltage, means we can say that change in input offset voltage upon change in पावर सप्लाई। दोस्तों, अगर अभी तक आपको एक भी पैरामीटर में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट के ही रिप्लाई में आपका डाउट सोल्व कर सकूं। अगर हम PSR की बात करें तो इसे हम माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट और इन डेसिबल में भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू ऑफ द PSR की बात करें तो ये क्या होनी चाहिए, इक्वल टू द 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है ये 0 नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिकली क्या होनी चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। Next is slew rate। Slew rate is defined as the maximum rate of change of output voltage upon per unit time। मैथमेटिकली यहाँ पे मैंने बता रखा है,
और अगर ये एक्सप्रेस की इसकी बात करें तो ये वोल्ट पर माइक्रो सेकंड इसको हम कह सकते हैं। तो स्ल्यू रेट क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो पर यूनिट टाइम कैसे चेंज होता है उसका रेशियो है। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो V वर्सेस T, तो यहाँ पे आपको पर यूनिट टाइम का जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा तो ये चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो ये आपका स्ल्यू रेट कह सकते हो आप। दोस्तों ये एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है, पर ऐसा कुछ आप कह सकते हो स्ल्यू रेट के बारे में। तो स्ल्यू रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम rate of change of output voltage per unit time. It is represented in volts per microsecond. ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बैंडविड्थ। Bandwidth of an amplifier, or we can say that bandwidth of an differential amplifier is the range of frequency over which all the signal frequencies are एम्प्लीफाइड। अगर हम सीधी और सरल भाषा में बात करें तो बैंडविड्थ क्या है, तो आपका जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर या कोई भी एम्पलीफायर हो वो किस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब हम कहते हैं यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज। तो अगर ये एम्पलीफायर आपका 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज की रेंज में ही फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहा है तो इसकी बैंडविड्थ क्या है, 5 to 10 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, सिंपल से है, जितनी रेंज में उसकी कैपेसिटी है फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने की, वही रेंज को हम क्या कह सकते हैं, उस एम्पलीफायर की बैंडविड्थ। दोस्तों अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ऑप-एम्प की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। नेक्स्ट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो दोस्तों गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था V0 इज इक्वल टू AV इंटू VD, जहाँ पे VD क्या है हमारा, अगर बात करें तो V1 माइनस V2। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं है, AV इज इक्वल टू V0 बाय VD। तो ये हो गया आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकली ये क्या होना चाहिए, V0 इज मच लार्जर एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज आउटपुट वोल्टेज स्विंग। दोस्तों नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज स्विंग क्या होना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज स्विंग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन प्लस V saturation to the minus V saturation, and we can say the difference between plus V saturation to minus V saturation। अब ये saturation क्या है, तो दोस्तों सैचुरेशन वोल्टेज हमें पता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकता है वो हमारा क्या होगा, सैचुरेशन वोल्टेज हम कह सकते हैं। तो अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यहाँ पे +15V तो दोस्तों अगर हम सप्लाई वोल्टेज हमारा +15 वोल्ट है तो हमारा आउटपुट अगर हमें कितना मिल रहा है, प्लस और माइनस 13 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेशन मैक्सिमम आउटपुट हमें कितना मिल रहा है,
प्लस 30 वोल्ट आइदर नेगेटिव 13 वोल्ट। तो अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट सॉरी 15 वोल्ट नहीं, यहाँ पे 13 वोल्ट है, तो 13 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट। दोस्तों डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वोल्टेज। सो यहाँ पे ये डिफरेंस है और ये नेगेटिव साइन किसकी है, नेगेटिव वोल्टेज की है। तो 13 वोल्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13 वोल्ट, तो क्या हो गया 26 वोल्ट। तो इसका आउटपुट स्विंग वोल्टेज कितना है, 26 वोल्ट। जब हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट दे रहे हैं तो मैक्सिमम आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 13 वोल्ट। तो इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग कितना हो गया, 26 वोल्ट। नेक्स्ट, इनपुट वोल्टेज रेंज। तो फॉर operational IC 741, the range of the input voltage is plus or minus 13 volt maximum। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो दैट्स मीन्स क्या है, we can apply an input voltage from plus 13 volt to the negative 13 volt without damaging the operational amplifier IC। मतलब ये रेंज के वोल्टेज हम इनपुट में दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया तो पॉसिबल है कि आपकी जो आईसी है इट कैन बी द डैमेज। तो दोस्तों ये तो थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर अभी तक आपको एक भी पैरामीटर में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व कर सकूँ। तो दोस्तों आज हमने कौन कौन से पैरामीटर देखे, पहले से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा ओपन लूप वोल्टेज गेन AV। उसके बाद हमने देखा इनपुट रेजिस्टेंस RI। उसके बाद हमने देखा थर्ड इनपुट कैपेसिटेंस CI। उसके बाद हमने देखा फोर्थ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIOS। उसके बाद हमने फिफ्थ देखा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज VOOS। सिक्स हमने देखा इनपुट बायस करंट IB। उसके बाद हमने सेवंथ देखा इनपुट ऑफसेट करंट IOS। उसके बाद हमने देखा 8 CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। उसके बाद हमने नाइन्थ देखा PSRR मीन्स क्या, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। इसके दो और भी नेम कह सकते हैं हम, SVRR मीन्स सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, और एक और था पावर सप्लाई सेंसिटिव विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द PSSS। Then after we have seen 10 slew rate, then we have seen bandwidth। उसके बाद हमने गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, देन आफ्टर वी हैव सीन द आउटपुट वोल्टेज स्विंग एंड देन द इनपुट वोल्टेज रेंज। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स आपके GTO एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। हर पेपर में
एक या दो पैरामीटर इनमें से होते ही होते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स एक बार आप ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।